हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृपाराम साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरूद। आज आज के पास फिर से लेके आया हूँ मैं लेक्चर थर्ड एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स पे, जो कि कंजर्वेशन लॉ पे होगी, जो कि एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस पे आज डिस्कस करेंगे कि कंजर्वेशन लॉ कैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल होते हैं और उसके थ्रू जो इंटरेक्शंस हमने जो देखा था फंडामेंटल इंटरेक्शन, वो कैसे काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन लॉ पे, जिसमें हम दो कंजर्वेशन लॉ देखेंगे, एक एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ और दूसरा जो होगी वो अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। तो ये क्या होती है, कैसे, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले आप ये जान लीजिएगा कि फंडामेंटल इंटरेक्शन जो हमने पढ़ा वो बेसिकली हम न्यूक्लियोनिक सिस्टम पे देख रहे हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियर सिस्टम पे। और ये 4 फंडामेंटल इंटरेक्शन होती थी, जिनमें से 3 जो फंडामेंटल इंटरेक्शन होता था वही न्यूक्लियोनिक सिस्टम पे एप्लीकेबल होता था, चूँकि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जिसका स्ट्रेंथ काफ़ी वीक होने के कारण इसकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो न्यूक्लियोनिक सिस्टम पे वो नहीं होती है। तो ये 3 फंडामेंटल इंटरेक्शन के थ्रू ही कोई जो पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप से पार्टिकल्स पढ़ा था, बेसिकली फर्मियोनिक और बोसोनिक सिस्टम पढ़ा था अकॉर्डिंग टू स्पिन। फिर हमने इंटरेक्शन के बेसिस पे देखा था, 2 टाइप के इंटरेक्शन के बेसिस पे, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स होता था, दूसरा हाइड्रोनिक। हाइड्रोनिक जो होता था ये बेसिकली बोसॉन और फर्मियोन का कॉम्बिनेशन होता था। तो हम ये पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन भी देख लिए, इंटरेक्शन भी देख लिए, और इन्हीं पार्टिकल्स पे कैसे कंजर्वेशन लॉ एप्लीकेबल होगा और इन कंजर्वेशन लॉ के बेसिस पे हमारी जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो कैसे ये फंडामेंटल इंटरेक्शन के बेसिस पे अपना न्यूक्लियर डीके कहते हैं या न्यूक्लियर डीके मोड से देते हैं, या पार्टिकल्स कैसे जो है वो जनरेट होते हैं, कैसे इंटरेक्ट होते हैं, ये हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कंजर्वेशन लॉ। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा कि कंजर्वेशन लॉ और इन्वेरिएंट लॉ ये एक माइनर चेंजेस है इनमें। उनमें क्या कि जो इन्वेरिएंट होती है, इन्वेरिएंट का मतलब होता है द फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू इज सेम इन ऑल फ्रेम, जिसकी ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू ऑल फ्रेम्स में सेम हो। फ्रेम्स का मतलब रेफरेंस फ्रेम होती है, जो आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप के रेफरेंस फ्रेम, लाइक गैलीलियन रेफरेंस फ्रेम, लॉरेंज रेफरेंस फ्रेम, न्यूटोनियन फ्रेम आपने पढ़ा होगा। तो जस्ट ये एक रेफरेंस फ्रेम होती है। तो इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि किसी रेफरेंस फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी वो चेंज नहीं होती है तो उसको हम लोग इनवेरिएंट क्वांटिटी कहते हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट आपने देखा होगा, सभी जो फ्रेम्स होती है उसमें ये सेम होती है, ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। वैसी अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज भी जो होती है वो सभी फ्रेम में कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू सेम होती है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम इनवेरिएंट क्वांटिटी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कंजर्वेटिव क्वांटिटी क्या होती है। तो जिस कंजर्वेटिव क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि किसी प्रोसेस में फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट रिमेंस अनचेंज इन एनी प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस हो रही है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम कर रहे हैं और वहाँ पे अगर देखें कि ये जो क्वांटिटीज़ है ये चेंज नहीं होती है, तो हम ये जो प्रोसेस होगी उसको हम कंजर्वेशन प्रोसेस कहेंगे। ये 2 टाइप्स के होंगी एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे ये 2, एक होती है एग्जैक्ट और यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ। चूँकि मैंने आपको बताया ये कंजर्वेशन लॉ जो पढ़ी जा रही है ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे कैसे जो
इंटरेक्शन होती है उनके लिए हम ये कंजर्वेशन लॉ देख रहे हैं। दैट मीन्स ये कि कोई जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग या वीक कौन से इंटरेक्शन के थ्रू वो इंटरेक्ट होती है, हम उसके लिए कंजर्वेशन लॉ देख रहे हैं। तो ये जो कंजर्वेशन लॉ होगी ये उन्हीं जो इंटरेक्शन होगी उनके लिए एप्लीकेबल होगा। तो इनमें से एग्जैक्ट या यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ, ये यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ जो होंगी वो आपके जितने भी इंटरेक्शन होगी उन सभी इंटरेक्शन में ये कंजर्व होंगी। तो देखेंगे ये वन बाय वन। तो इनमें जो होगी वो होगी मोमेंटम कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, स्पिन कंजर्वेशन, लेप्टॉन कंजर्वेशन, बेरियन कंजर्वेशन। यहाँ पे जो लेप्टॉन, बेरियन, यहाँ नया जो टर्म्स आपको दिख रही है ये बेसिकली एक क्वांटम नंबर्स होंगी। तो इसको हम लोग ये वैसे ही है जैसा एटॉमिक सिस्टम में आपने डिफरेंट क्वांटम नंबर्स पढ़ा था, वैसे ही न्यूक्लियोनिक सिस्टम में, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम डिफरेंट क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। उनमें से एक है आपकी स्पिन, लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर, ये सभी आपकी क्वांटम नंबर्स कहलाएंगी। तो दूसरी जो कंजर्वेशन लॉ होगी वो होगी अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ जो कि फंडामेंटल जो इंटरेक्शन होंगी वो सभी फंडामेंटल इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं होंगी। तो ऐसे ही कंजर्वेशन लॉ को हम लोग अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ कहेंगे। तो इनमें जो होती है वो होती है आइसोस्पिन कंजर्वेशन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्वेशन, स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन, हाइपरचार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजुगेट कंजर्वेशन, पैरिटी कंजर्वेशन एंड चार्ज पैरिटी कंजर्वेशन, टाइम रिवर्सल एंड चार्ज पैरिटी टाइम रिवर्सल कंजर्वेशन लॉ। तो वन बाय वन हम ये सभी जो कंजर्वेशन लॉ है उस पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से आपके फंडामेंटल इंटरेक्शन होंगे जिसमें ये कंजर्वेशन लॉ जो एप्लीकेबल होती है। दैट मीन्स ये कंजर्वेशन लॉ कंजर्व होती है। तो ये आइए देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट एग्जैक्ट यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ, जिसमें मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे लगेंगी। ये द मोस्ट फेमिलियर क्वांटिटीज आर कंजर्व इन ऑल इंटरेक्शन लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इंटरेक्शन। तो ये तीन फंडामेंटल इंटरेक्शन जहाँ पे ये कंजर्व होंगी उसको हम एग्जैक्ट और यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ कहेंगे। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कंजर्वेशन लॉ को ग्रेविटेशनल जो सिस्टम है, ग्रेविटेशनल फंडामेंटल इंटरेक्शन, उसको कंसिडर्ड नहीं किया गया है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो बाकी जो इंटरेक्शन है उसके रिस्पेक्ट में इसका स्ट्रेंथ काफ़ी वीक होता है। 10⁻39 के आर्डर का इसका स्ट्रेंथ होता है। तो ये काफ़ी वीक होती है, इसलिए न्यूक्लियोनिक सिस्टम में हम इसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ में फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। इट इज़ फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉ विच इज कंजर्व इन ऑल प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस होंगी बिफोर प्रोसेस और आफ्टर प्रोसेस जो कंजर्वेशन होगी लीनियर मोमेंटम वो ऑलवेज कंजर्व होगी। इसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो पार्टिकल होगी वो रिएक्शन अगर करेगी तो उसका डायरेक्शन जो होगी मोमेंटम डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। वैसे ही देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये एक बेसिक कंजर्वेटिव लॉ होती है जिसमें चार्ज जो होगी न्यूक्लियोनिक सिस्टम में, ये जब कोई पार्टिकल न्यूक्लियर डिके करेंगी या न्यूक्लियर रिएक्शन होंगी तो वहाँ पे ये चार्ज कंजर्व होगी। तो देखेंगे कैसे, ये जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, एक यहाँ पे पार्टिकल का डिके मोड है। यहाँ पे दिख रहा है कि जो केऑन एक पार्टिकल होती है, मैंने डिफरेंट टाइप से पार्टिकल आपको बताया था, उनमें से केऑन एक पार्टिकल जो डीके कर रही है, इसका जो डीके मोड है वो 3 पाई ऑन पे है, 1 पाई प्लस, 1 पाई माइनस और पाई 0। तो इसमें चार्ज कंजर्वेशन अगर देखें तो केऑन इसका जो चार्ज होता है ये 0 चार्ज है, पायॉन इसका जो चार्ज है ये +1 का है, और यहाँ पर भी अगर देखें पायॉन माइनस तो ये -1 का है, और ये पायॉन ये 0 का है। तो ओवरऑल इसमें अगर हम चार्ज देखें तो जो चार्ज होगी यहाँ पे वो
ओवरऑल जो चेंज इन चार्ज होगी, दैट मीन्स डेल क्यू, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करेंगे। तो जो प्रोसेस था वो आप देखेंगे आफ्टर प्रोसेस और बिफोर प्रोसेस। तो आफ्टर प्रोसेस इसका चार्ज 0 जो कि +1 और -1 के साथ, और जो बिफोर चार्ज थी वो भी 0। तो ओवरऑल जो चार्ज होगी वो कंजर्व होगी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाती है। तो एक आध और एग्जांपल देख लें, एक एग्जांपल और देखें यहाँ पे। तो जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रही है, साथ में इलेक्ट्रॉन में, ये इसका डीके मोड है। तो यहाँ पे देखें तो इसका जो चार्ज है ये -1, इसका चार्ज अगर हम देखें तो यहाँ पे +1, इसका चार्ज देखें तो 0। तो ओवरऑल अगर हम चार्ज देखेंगे यहाँ पे तो हमको जो डेल क्यू मिलेगी वो आपको मिलेगा 0, क्योंकि ये +1 -1 पे ओवरऑल ये चार्ज जो होगी यहाँ पे कंजर्व होंगी। वैसे ही जो कंजर्वेशन लॉ है, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, उसमें से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप जानते होंगे, ये भी एक फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉ होगी, जो कि किसी प्रोसेस में जो एनर्जी होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इन ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो आप देख सकते हैं इसमें कैसे एनर्जी कंजर्व होगी। एक एग्जांपल लें, जैसे पायोन, ये एक आपके पास पार्टिकल केऑन, एक पार्टिकल है K0, जिसका डीके मोड यहाँ पे दिखाया जा रहा है पाई प्लस, पाई माइनस, पाई 0, और पाई के 4 पार्टिकल्स है यहाँ पे, 2 पाई 0, पाई प्लस और पाई माइनस। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं होती, इसलिए ये जो डीके मोड होती है ये पॉसिबल नहीं होती है। आप इसका एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सभी पार्टिकल्स का मास आपको पता है। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन आप वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, बिफोर प्रोसेस आफ्टर प्रोसेस चेंज इन एनर्जी। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। वैसे एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे यही पार्टिकल्स केऑन K0 पार्टिकल्स ये 3 पायोन पे डिके करती है। तो जब ये 3 पायोन पे डिके करती है तो यहाँ पे एनर्जी ये कंजर्व होती है। तो ये एग्जांपल था एनर्जी कंजर्वेशन का, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंस, एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन से। वैसे एक और कंजर्वेशन लॉ, स्पिन कंजर्वेशन लॉ, यहाँ पे ऑर्बिटल और स्पिन मोशन दोनों देखेंगे। तो कोई जो पार्टिकल्स होंगी उसकी जो स्पिन होती है, मैंने आपको बताया था, तो ये स्पिन जो होंगी जितने भी आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे वहाँ पे ये जो स्पिन होंगी वो भी कंजर्व होंगी। आपको मैंने बताया था जितने भी फर्मियोनिक पार्टिकल्स होती हैं, चूँकि फर्मियोनिक पार्टिकल की स्पिन हाफ इंटीजर होती है, ये मैंने आपको बताया था। इनमें से हमने डिफरेंट कैटेगराइजेशन देखा था, जिनमें से 2 टाइप से देखा था। एक इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल था जो वीकली इंटरेक्टिंग होती थी, और एक स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल होता था फर्मियंस। तो इसमें देखें तो जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने भी आपके पास फर्मियंस है, एक्सेप्ट ओमेगा रिजोनेंस पार्टिकल को छोड़कर सभी जो फर्मियंस होंगे उसकी स्पिन 1/2 होगी, और जो ओमेगा की जो स्पिन होती है ये 3/2 होती है। वैसे ही जो बोसोनिक पार्टिकल्स होते हैं, सभी बोसॉन पार्टिकल ये इंटीजर स्पिन रखती है। इनमें से आपको मैंने बोसॉन बताया था जो स्ट्रांगली इंटरेक्टिव बोसॉन था, जो कि पायोन, केऑन, ईटॉन था। इसकी जो स्पिन होती है ये 0 होती है। बाकी जो आपके पास गामा फोटोन होती है उसकी स्पिन 1, और जो ग्रेविटॉन होती है इसकी स्पिन 2 होती है। गामा फोटोन और ग्रेविटॉन जो होती है ये मेडिएटिंग पार्टिकल्स होता था, आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल इंटरेक्शन पे। तो ये था कुछ फंडामेंटल और बेसिक कंजर्वेशन लॉ, जो कि किसी भी न्यूक्लियर सिस्टम पे ये हम देखेंगे, और देखेंगे कैसे कि ये जो क्वांटिटी है ये कंजर्व होती है कि नहीं किसी सिस्टम पे। जैसे एग्जांपल्स पे हम कुछ देख ही रहे थे। तो आइए कुछ और यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ देखें। तो एक है सबसे इम्पोर्टेंट जो यूजफुल होने वाली है, वो है लेप्टॉन कंजर्वेशन। लेप्टॉन कंजर्वेशन, द नेट लेप्टॉन नंबर इन एनी प्रोसेस ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व
ये लेप्टॉन नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है ये एक बेसिकली क्वांटम नंबर्स होंगी जो हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए होती है। यहाँ पे जितने भी लेप्टॉनिक पार्टिकल्स होती है उसके लिए लेप्टॉन नंबर 1 होती है, और आपके पास जितने भी अदर पार्टिकल्स होंगे लाइक मेसॉन, बेरियॉन्स, इसके लिए जो लेप्टॉन नंबर होंगी 0 होंगी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल और उसके लिए जो लेप्टॉन नंबर होंगी वो +1 और उसके एंटी पार्टिकल जो होंगे उसके लिए -1 होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन कहलाएगा। तो किसी भी रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन देख के हम बता पाएंगे कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो पॉसिबल है कि नहीं, और कौन कौन से ऐसे रिएक्शन होंगे या फंडामेंटल जो इंटरेक्शन होंगे जहाँ पे ये जो कंजर्वेशन लॉ है वो फॉलो होती है कि नहीं। तो एक एग्जांपल देख लें, जैसे एक मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन है जो प्रोटॉन है वो 3 जो पार्टिकल्स है उस पर डिके कर रही है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन देखें, जैसे अभी मैंने बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल होंगे उसके इलेक्ट्रॉन नंबर जो होगी 1 होंगी और उसके एंटी पार्टिकल के लिए -1। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ये जो होती है ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन नंबर अगर देखें, चूँकि ये पार्टिकल्स है तो इसकी इलेक्ट्रॉन नंबर 1 होंगी। वैसे यहाँ पे देखें ये पॉजिट्रॉन है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर जो होगी ये -1 होंगी। प्रोटॉन चूँकि ये फर्मियॉन्स है, और फर्मियॉन्स में आपने पढ़ा है कि बेरियॉन्स और न्यूक्लियॉन्स ये आपके बेरियॉन्स कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर इसकी वैल्यू जो होती है ये 0, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है। वैसे ही आप न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉन का देखें तो इसकी भी वैल्यू जो होती है ये 0 होती है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन, तो बिफोर प्रोसेस और आफ्टर प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉन नंबर है इसकी वैल्यू जो है ये 0 है, अतः यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नंबर जो होगी वो कंजर्व होगी। तो ये था एक रिएक्शन। चूँकि मैंने आपको बताया था कि ये फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉ है, जो कि सभी जो रिएक्शन होंगी, सभी जो आपकी इंटरेक्शन होंगी, सभी इंटरेक्शन में ये पॉसिबल होंगे। इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन होगी वो तीनों फंडामेंटल जो रिएक्शन ये कर सकती है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन लॉ। तो ये एक एग्जांपल था। एक एग्जांपल और आप देख लेंगे, यहाँ पे आप ये कर लीजिएगा, μ+ जो होगी वो ये 3 पार्टिकल डिके है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा। ये एक एग्जांपल मैंने बताया है कैसे करना है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो सेकेंड, कंजर्वेशन ऑफ बेरियॉन नंबर, ये भी एक क्वांटम नंबर्स होंगी। बेरियॉन क्वांटम नंबर जिसको आप कहेंगे, बेरियोनिक पार्टिकल्स के लिए इसकी जो वैल्यू होंगी वो +1 होंगी और उसके एंटी पार्टिकल के लिए -1 होंगी। अदरवाइज जो नॉन बेरियोनिक होंगी उनके लिए ये जो वैल्यूज़ होंगे वो बिल्कुल ही 0 होंगे। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे बेरियॉन जो होंगे टेबल्स पे पार्टिकल के लिए +1, एंटी पार्टिकल्स के लिए जो होंगे वो -1, और अदर जो पार्टिकल्स होंगे लाइक मेसॉन, लेप्टॉन, इसके लिए बेरियॉन नंबर जो होगी वो 0 होगी। चूँकि लेप्टॉन जो होती है वो बेरियॉन नहीं होते, इसलिए इसकी जो बेरियोनिक नंबर होंगी वो भी 0 होंगी। तो ये एक आध एग्जाम्पल देख लें। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जो इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन में आपको मैंने बताया है, तो वैसे ही आप इसमें बेरियॉन कंजर्वेशन भी देख सकते हैं। कैसे? चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है तो इसके लिए बेरियॉन नंबर 0 होगा। पॉजिट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है तो इसके लिए बेरियॉन नंबर 0 होगी। ये आपका बेरियॉन्स कहलाती है। तो ये चूँकि पार्टिकल्स है तो इसका +1, इधर भी अगर देखें तो ये +1। तो ओवरऑल बिफोर डीके और आफ्टर डीके अगर देखें तो यहाँ पे दोनों की जो बेरियॉन नंबर है सेम है। तो ओवरऑल जो नेट बेरियोनिक नंबर होगी वो 0 होगी। दैट मीन्स बेरियॉन नंबर कंजर्व होगा। तो इस टाइप से आप किसी भी जो न्यूक्लियर डीके मोड होंगे और वो डीके मोड पॉसिबल है कि नहीं उसको इन कंजर्वेशन लॉ के थ्रू आप बता सकते हैं कि कैसे
वहाँ पे कंजर्वेशन लॉ हम अप्लाई करते हैं। और कैसे हम चेक करते हैं कि कोई जो रिएक्शन है वो बेरियन कंजर्वेशन लॉ के थ्रू वो एप्लीकेबल है कि नहीं, दैट मीन्स वो जो रिएक्शन है वो होगा कि नहीं। तो ये था आपके बेरियन कंजर्वेशन लॉ। और कुछ एग्जांपल्स हैं, आप ये कर लीजिएगा। मैंने बता दिया कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कुछ अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ की। चूँकि मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंटरेक्शन होंगे तो वो चूँकि 3 ही इंटरेक्शन हमने बताया हुआ है कि ये पॉसिबल होंगे न्यूक्लियोनिक सिस्टम पे। तो इन तीनों जो इंटरेक्शन होंगे इन तीनों इंटरेक्शन में कोई एक जो इंटरेक्शन होगा या किसी 2 इंटरेक्शन में जो कंजर्वेशन या जो क्वांटम नंबर्स जो होगी कंजर्व होगी, उसी को हम लोग अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ के नाम से जानते हैं। तो which are not conserved for all 3 interaction but are conserved in 1 or 2 interaction called approximate conservation law। like कि स्टेंजिनेस कंजर्वेशन हम देखेंगे, हैपाचार्ज कंजर्वेशन देखेंगे, और कुछ कंजर्वेशन होंगे जिसमें हम देखेंगे चार्ज कंजुगेशन, पैरिटी कंजर्वेशन, और देखेंगे हम लोग चार्ज पैरिटी कंजर्वेशन लॉ। और इनके सिवा और कुछ कंजर्वेशन लॉ है, तो हम 1 बाय 1 देखेंगे और देखेंगे कि ये जो कंजर्वेशन लॉ है वो कौन कौन से जो फंडामेंटल इंटरेक्शन होंगे वहाँ पे कंजर्व होगी और कौन सी इंटरेक्शन होगी जहाँ पे कंजर्व नहीं होंगी। तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन की। चूँकि आइसोस्पिन यहाँ पे जो होंगी वो भी ये क्वांटम नंबर्स होंगी। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ पे जितने भी हम कंजर्वेशन लॉ देखेंगे वो किसी क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो एक क्वांटम नंबर जो होगी वो आपकी कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन होगी। तो आइसोस्पिन क्वांटम नंबर्स क्या होंगी वो देखेंगे। तो आइसोस्पिन इज अ क्वांटम नंबर अप्लाइड टू द स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग फंडामेंटल पार्टिकल्स, द हेड्रॉन्स एंड देयर कंपाउंड आइसोस्पिन हैज़ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हमने पढ़ा हुआ था, लाइक बोसॉन फर्मियन, बेसिकली बोसॉन फर्मियन को हेड्रॉन्स कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ और उसके एंटी पार्टिकल्स में इसकी आइसोस्पिन क्या होंगे, कैसे, और आइसोस्पिन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइसोस्पिन एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। ये जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी पढ़ा था। तो यहाँ पे आइसोस्पिन मल्टीप्लिसिटी हम देखेंगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी में हम बताते थे कि जो स्पिन होगी या जो स्पिन के रेस्पेक्ट में जो स्टेट होगा वो सिंगलेट होगा, डबलेट होगा या ट्रिपलेट होगा, ये बताते थे। वैसे यहाँ पर भी हम बताएंगे आइसोस्पिन के रेस्पेक्ट में कि जो पार्टिकल्स होंगी वो सिंगलेट होगा, डबलेट होगा या ट्रिपलेट कैसी होंगी, तो हम ये बताएंगे। तो बेसिकली आइसोस्पिन की जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो 2i+1 स्टेट्स होंगे। दैट मीन्स ये बताएगा कि कौन कौन से हमारे जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स के ग्रुप्स होंगे, स्टेट्स होंगे। तो वो हम देखेंगे कैसे। तो आइसोस्पिन नंबर आर एसोसिएटेड विथ हेड्रॉन्स बट नॉट विथ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टिकल्स होंगे उसके लिए आइसोस्पिन जो होगी वो 0 होगी, और जो हाइड्रोनिक पार्टिकल्स होंगे उसी के आइसोस्पिन्स होंगे। तो डिफरेंट हाइड्रोनिक पार्टिकल हमने पढ़ा हुआ है। दैट मीन्स मेसॉन और जो आपने पढ़ा हुआ है बेरियंस, तो देखेंगे कि कौन कौन से बेरियंस है और कौन से मेसॉन्स हैं जिसमें आइसोस्पिन्स होती हैं। तो आइसोस्पिन्स जो होगी वो आपके जो फंडामेंटल इंटरेक्शन हमने जो पढ़ा हुआ है उसमें 3 जो फंडामेंटल इंटरेक्शन में 2 ही जो इंटरेक्शन होती है जिसमें ये कंजर्व नहीं होती, बाकी जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है वहाँ पे कंजर्व होंगी। कैसे ये देखेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले ये देख लें कि हमारे पास जो मेसोनिक पार्टिकल होती है जैसे ग्रेविटॉन, फोटॉन, इनके लिए ये आइसोस्पिन 0 होती है। पायोन्स, इसकी जो वैल्यूज़ होंगी ये
+1 होती है केऑन्स के लिए, 1/2 होती है ई-मेसॉन के लिए 0। चूँकि ये ग्रुप को बताता है, मैंने अभी आपको बताया हुआ है। ग्रुप का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, कैसे कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होंगे उनका एक ग्रुप, जैसे पायोन यहाँ पे दिख रहा है, पायोन ये 3 के ग्रुप में है। तो जो स्टेट होंगे, जो कि इस इक्वेशन पे मैंने आपको बताया, ये स्टेट कैसे होंगे मैंने आपको बताया क्या, 2i + 1 दैट इक्वल टू, हम पायोनिक सिस्टम के लिए देख रहे हैं तो इसकी जो मल्टीप्लिसिटी चूँकि 3 है यहाँ पे, तो ये 3 हो जाएंगे। अब यहाँ से आप i की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो i की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मिलाएंगे कितना, ये 1, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से 1 ये आपको मिलाएंगे। तो इस टाइप से आप किसी भी सिस्टम के लिए आप कर सकते हैं कि इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या क्या होंगी। वैसे ही केऑन के लिए आप कर सकते हैं। केऑन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ग्रुप्स होंगे ये 2 का है, तो 2i + 1 अगर हम करें तो यहाँ से आपको मिलाएंगी कितनी, 2 मल्टीप्लिसिटी। तो जो i की वैल्यूज़ होंगी वो होंगी 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2। तो ये इसके लिए आपके क्या कहलाएंगे, आइसोस्पिन्स कहलाएंगे। तो अभी सभी ग्रुप्स के लिए आप कर सकते हैं 1/1। वैसे ही आप देख सकते हैं डिफरेंट जो हमारे पास ग्रुप हैं उनके लिए ये बेरियोनिक सिस्टम होती है, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके लिए अगर देखें तो आप बता सकते हैं कि ये क्या होंगे। आइसोस्पिन जो होंगी, चाहे वो पार्टिकल्स हो या एंटी पार्टिकल्स, सभी के लिए आइसोस्पिन्स की जो वैल्यू होंगी वो सेम होंगी। वैसे ही लेमडा के लिए देखें तो 0, सिग्मा ये 3 के मल्टीप्लिसिटी पे होती है, इसलिए इसकी आइसोस्पिन जो होगी वो सभी के लिए 1 होगी। ये कैस्केड वैसे ही एक पार्टिकल, तो इसके लिए भी अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू यहाँ आपको दिख रही होंगी 1/2 के फॉर्म में। वैसे ही ओमेगा के लिए जो होंगी वो 0 होंगी। तो ये था आपका आइसोस्पिन कंजर्वेशन। एक एग्जांपल देख लें और इसमें आइसोस्पिन कैसे कंजर होती है ये देख लें। तो ये एक मेरे पास डीके मोड्स है, तो इस डीके मोड्स में हम देखेंगे कि आइसोस्पिन कंजर होती है कि नहीं। अगर होती है तो ये कैसे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे पता चलेगा कि जो पार्टिकल्स हैं उसमें से पायोन्स की जो वैल्यूज़ हैं, आइसोस्पिन वैल्यूज़, वो यहाँ पे दी गई है कि ये 1 होती है। वैसे ही ये आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए आइसोस्पिन 2 के मल्टीप्लिसिटी पे होती है ये, तो 1/2। केऑन्स यहाँ पे अगर देखें तो इसकी भी वैल्यू 2 के मल्टीप्लिसिटी पे 1/2। सिग्मा ये 3 के होती है, तो इसलिए इसकी जो आइसोस्पिन होती है 1। तो ओवरऑल इस प्रोसेस में देखें, बिफोर प्रोसेस और आफ्टर प्रोसेस, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारी जो आइसोस्पिन है वो टोटल जो आइसोस्पिन है वो 0 हो रही है। तो जो नेट आइसोस्पिन जो होंगी वो अगर 0 होंगी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आइसोस्पिन कंजर्वेशन फॉलो हो रही है और आइसोस्पिन कंजर्व है। तो ये था एक एग्जांपल जिसमें दिख रहा है कि आइसोस्पिन जो होंगी ये कंजर्व होती है। तो ये आगे आप देख सकते हैं, कुछ और एग्जांपल्स आप कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन ये वैसा ही है जैसा हमने स्पिन के रेस्पेक्ट में हम उसका जेड कंपोनेंट निकालते थे स्पिन का, वैसे यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन या जेड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी कहते हैं, जो कि आई के किसी वैल्यू के लिए होगा। हम आइसोस्पिन को आई से डिनोट कर रहे थे, तो किसी आई के लिए इसकी वैल्यू जो होंगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की वैल्यू -i से +i तक होंगी। तो द आइसोस्पिन component is conserved in both strong and electromagnetic interaction but not in weak interaction। इसका मतलब कि अगर कोई इंट्रैक्शन हो रही है
तो अगर आइसोस्पिन वहाँ पे कंजर्व नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कि वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू उसका डीके रिएक्शन या डीके मोड्स हो सकता है। ये जो होंगी वो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू नहीं होंगी। हम एग्जांपल्स में भी देख लेंगे। तो उसके पहले कि जेलमैन ओकुबो ने एक मैथमेटिकल उन्होंने फार्मूला डिराइव किया था किसी भी पार्टिकल्स के चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। तो वो क्या है, वो ये कि अगर थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन अगर आपको पता है और बेरियन नंबर आपको पता है, बेरियन नंबर यहाँ बी है, तो ये अगर आपको पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कोई जो पार्टिकल्स है उसका चार्ज क्या होगा। तो अभी देख लेते हैं कि आइसोस्पिन जो होंगी वो कौन कौन से सिस्टम के लिए, दैट मीन्स बेरियन के लिए क्या होगा, मेसॉन के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ यहाँ पे पार्टिकल्स है, जैसे मेसॉन में ग्रेविटॉन, फोटॉन, इनके लिए जीरो होंगी आइसोस्पिन, चूँकि उसकी थर्ड कंपोनेंट भी जो होंगी आई पे डिपेंड करती है इसलिए वो भी जीरो। पायोन्स, चूँकि इसके लिए हमने आपको बताया था कि जो वैल्यूज़ थी आइसोस्पिन वो 1 थी, तो इसके जो थर्ड कंपोनेंट होंगे पाई प्लस के लिए प्लस होगी, पाई माइनस के लिए -1 होंगी, वैसे ही पाई जीरो के लिए जो होंगी वो जीरो होंगी। वैसे ही केऑन्स के लिए आप देख सकते हैं के प्लस के लिए 1/2 होगी, के जीरो के लिए जो होगी वो -1/2 होंगी। तो ऐसी डिफरेंट जो पार्टिकल्स होंगी उसके लिए होंगे ये आइसोस्पिन मिलेंगी। चूँकि मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल, इसकी आइसोस्पिन नहीं होती है, तो यहाँ पर भी इसकी आइसोस्पिन जो होंगी वो जीरो होंगी। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए ये जीरो होंगी। वैसे ही देख लेते हैं फर्मियोनिक सिस्टम के लिए। तो ये फर्मियोन्स के लिए अगर देखें तो प्रोटॉन, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही होगी प्लस का 1/2, न्यूट्रॉन के लिए माइनस का 1/2। वैसे ही लैम्डा पार्टिकल के लिए जीरो, सिग्मा प्लस के लिए +1, सिग्मा माइनस के लिए -1, सिग्मा जीरो के लिए जीरो होंगी, कैस्केड माइनस के लिए -1/2 होंगी, कैस्केड जीरो के लिए +1/2, ओमेगा के लिए वैसे जीरो। जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन क्या होंगी। अगर एंटी पार्टिकल्स की बात करें तो एंटी पार्टिकल्स की जो आइसोस्पिन होंगी वो चेंज हो जाएंगी, जस्ट उसके जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे सिग्मा प्लस ये आपका एक पार्टिकल्स था, वैसे इसके सिग्मा प्लस की अगर हम आइसोस्पिन थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन देखें तो +1, सिग्मा माइनस ये इसके एंटी पार्टिकल्स होते हैं। इसके एंटी पार्टिकल्स की वैल्यू अगर देखें, जैसे यहाँ पे सिग्मा प्लस का एंटी पार्टिकल सिग्मा माइनस, जो कि सिग्मा माइनस पार्टिकल के फॉर्म में भी होती है, जो कि -1। तो इस तरह से कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसकी जो आइसोस्पिन और एंटी पार्टिकल की आइसोस्पिन सेम होंगी, लेकिन थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन जो होंगी पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स की जो होंगी वो साइन के साथ चेंज होंगी। पार्टिकल्स के लिए अगर जैसा होगा तो एंटी पार्टिकल्स उसके साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी, जैसे यहाँ मैंने सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस का बताया। आइए कुछ रिएक्शन के थ्रू हम देख भी लेंगे कि थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्वेशन कैसे हम बता पाएंगे। उसके पहले जो जेलमैन की जो फार्मूला थी, इस फार्मूला को देख लें, क्यों कैसे कैलकुलेट करें। तो इसका फार्मूला था कि IZ होना चाहिए और बेरियन नंबर्स ये होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे पायोन की देखें तो पायोन का बेरियन नंबर जो होता है ये 0 होता है, तो यहाँ पे हम बेरियन नंबर 0 रखेंगे। थर्ड कंपोनेंट यहाँ पे चूँकि +1 है तो यहाँ पे रखेंगे +1, तो हमको यहाँ से चार्ज मिल आएगी कि जो पाई प्लस होगी उसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, +1। तो ये था। वैसे ही अगर हम देखें किसी और दूसरे पार्टिकल्स के लिए, जैसे किसी फर्मियोनिक पार्टिकल के लिए देखें जो कि आपका बेरियन होता है, तो हम जेलमैन ओकुबो फार्मूला से देखें तो इसका बेरियन नंबर हम यहाँ पे रखें, चूँकि बेरियन नंबर बेरियनिक पार्टिकल है इसलिए 1 होगा। थर्ड कंपोनेंट
यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये है 1/2, तो ये हो गया आई जे 1/2 और बी की वैल्यू 1 रखा और ये फार्मूले में सामने 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2, तो चार्ज की वैल्यू जो आएगी वो होगी +1, जो कि प्रोटॉन का होता ही है कि चार्ज +1। तो इस तरह से आप किसी भी पार्टिकल्स का आप चार्ज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ का। तो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पायन पार्टिकल्स का। पाई माइनस जो होंगी वो पाई प्लस के साथ ये के माइनस और सिग्मा प्लस में ये डीके करती है। तो इसमें ये आइसोस्पिन थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कैसे कंजर्व होता है ये देखते हैं। तो पाई माइनस इसकी आइसोस्पिन हमने बताया भी था, अभी कैलकुलेट किया हुआ था कि इसकी आइसोस्पिन जो होती है -1। वैसी प्रोटॉन की देखें तो प्रोटॉन का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये होती है 1/2, दैट इक्वल टू इधर की ओर देखें के माइनस, तो के माइनस के लिए भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो थर्ड कंपोनेंट जो होती है आइसोस्पिन वो क्या होंगी। तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन ये माइनस का 1/2 होती है और सिग्मा प्लस के लिए जो होती है ये प्लस। तो इस तरह से देखें तो जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन जो होंगे वो क्या होगा, यहाँ पे देखें तो ये माइनस का 1/2 हो रही है टोटल, इधर का आप कैलकुलेट करें तो ये हो रही है प्लस का 1/2। ओवरऑल हम अगर डेल I3 अगर देखें तो इसमें जो चेंजेस आ रही है वो यूनिटी का चेंजेस आ रहा है, दैट मीन्स ये जीरो नहीं हो रही है। तो ये आइसोस्पिन यहाँ पे कंजर्व नहीं होंगी, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है फॉरबिडन थ्रू थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। दैट मीन्स यहाँ आइसोस्पिन कंजर्व नहीं हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जो वीक इंट्रैक्शन होती है वहाँ पे थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन नहीं होती है। तो इस रिएक्शन को आप फाइनली जितने भी कंजर्वेशन लॉ है उसके थ्रू आप चेक करके बता सकते हैं कि ये कौन से इंट्रैक्शन के थ्रू हो रही है। एक जैसे हमको पता चला कि थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्व नहीं हो रही है, तो ये में भी पॉसिबिलिटी है कि ये वीक इंट्रैक्शन के थ्रू ये इंट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये था थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। वैसे ही हम देखते हैं अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ पे, कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस, कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस। यहाँ पे स्ट्रेंजनेस जो होगी वो भी एक क्वांटम नंबर्स होगी। यहाँ जिसके लिए स्ट्रेंजनेस होगी उसको हम लोग स्ट्रेंज पार्टिकल कहेंगे और जिसके लिए स्ट्रेंजनेस नहीं होगी उसको हम लोग नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल कहेंगे। तो दो टाइप से पार्टिकल देखेंगे, एक स्ट्रेंज पार्टिकल्स जिसके लिए एस की वैल्यू 0 नहीं होगी और जिसके लिए एस की 0 होगी उसको हम नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल कहेंगे। तो देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। तो ये पार्टिकल्स में देखें मेसॉन में तो ग्रेविटॉन फोटॉन सभी 0 होंगी। पायोन इसमें देखें तो इसकी ये नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल होती है, दैट मीन 0 स्ट्रेंजनेस होती है। वैसी केओन की देखें तो केओन +1 इसकी स्ट्रेंजनेस होती है। ईटा मेसॉन अगर देखें तो इसकी 0, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल ये भी नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल्स होती हैं। वैसी यहाँ पे और पार्टिकल्स हैं फर्मियोनिक पार्टिकल्स। वैसे न्यूक्लियॉन्स की देखें तो ये नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल होती है। लैम्डा, सिग्मा, कैस्केड, ओमेगा जिसको हम लोग हैप्रोन कहते हैं, ये सभी स्ट्रेंज पार्टिकल्स होती हैं। इसका स्ट्रेंजनेस लैम्डा की -1, सिग्मा जितने भी होंगे उसके लिए भी -1 होती है, कैस्केड की -2 होती है और जो ओमेगा रिजोनेंस पार्टिकल है ये -3। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके एंटी पार्टिकल की जो स्ट्रेंज नंबर होगी वो उसके साइन के साथ चेंज हो जाएंगी। तो देखेंगे ये कैसे होगा। तो ये कुछ पार्टिकल्स था जिसका स्ट्रेंजनेस हम देख रहे थे, इसकी स्ट्रेंजनेस क्या होंगी और कैसी होंगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल करके देखें। तो इनमें से एक चीज़ और कि स्ट्रेंजनेस जो होगी
strangeness is conserved in strong and electromagnetic interaction but it is not conserved in weak interaction। तो weak interaction में जो strangeness होगी वो कंजर्व नहीं होगी, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में स्ट्रेंजनेस जो होगी वो कंजर्व होगी। दैट मीन्स कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि वो मे भी पॉसिबिलिटी है कि वीक इंटरेक्शन के थ्रू हो। तो ये एक चेक करने का तरीका होगा किसी पार्टिकल का डीके मोड्स जो होंगी वो कौन से इंटरेक्शन के थ्रू होंगी। तो आइए कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। तो उनमें से सिग्मा प्लस पार्टिकल, ये लेमडा जीरो और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो इसमें डीके हो रही है। तो इसका स्ट्रेंजनेस देखते हैं। चूँकि ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल का स्ट्रेंजनेस जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। मैंने बताया यहाँ पे सिग्मा प्लस, यहाँ पे दिख ही रहा है सिग्मा प्लस स्ट्रेंज पार्टिकल जो कि -1 है यहाँ पे। वैसी इधर की ओर अगर देखें लेमडा, तो इसकी जो वैल्यू है ये -1 है। बिफोर और आफ्टर स्ट्रेंजनेस अगर देखें में चेंजेस, तो यहाँ पे डेल एस अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू होंगी 0। इसका मतलब कि ये यहाँ पे जो स्ट्रेंजनेस है वो कंजर्व हो रही है। तो में भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो रिएक्शन है ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू हो या फिर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन के थ्रू नहीं हो सकती क्योंकि वीक इंटरेक्शन में स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं होती। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वहाँ पे जो स्ट्रेंजनेस है ये कंजर्व हो रही है। तो ये था एग्जांपल्स। आइए और देखते हैं कुछ कंजर्वेशन लॉ। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ हाइपरचार्ज। हाइपरचार्ज ये एक बेसिक क्वांटम नंबर्स होंगी। जब हम सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि वाई का क्या इम्पोर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ हाइपरचार्ज का वहाँ क्या रोल्स है। तो सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ में हाइपरचार्ज का इम्पोर्टेंट रोल है वो जो क्वार्क स्ट्रक्चर होती है और सिमेट्री जो 8 फोल्ड जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके लिए जो हाइपरचार्ज होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखेंगे कैसे वहाँ पे। तो फिलहाल कंजर्वेशन ऑफ हाइपरचार्ज क्या होती है। द स्ट्रेंज पार्टिकल प्रोड्यूस इन पेयर्स बट मे डीके वीकली दोज इट इज कन्वीनियंट टू इंट्रोड्यूस अ क्वांटम नंबर कॉल्ड हाइपरचार्ज y which is the sum of baryon numbers b and strangeness number s। तो हम हाइपरचार्ज बता सकते हैं कि ये सम ऑफ द बेरियन नंबर्स एंड स्ट्रेंजनेस नंबर होगी और इसके थ्रू हम हाइपरचार्ज बता सकते हैं। हाइपरचार्ज डज नॉट कंजर्व इन वीक इंटरेक्शन बट कंजर्व इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो यहाँ पर भी देखें अगर हाइपरचार्ज कंजर्व नहीं हो रही है कोई रिएक्शन में तो वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू इंटरेक्ट होंगी, अदरवाइज वो स्ट्रॉन्ग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू हो सकती है। इसके लिए कि वाई आप कैसे कैलकुलेट करें तो एक फार्मूला है, इस फार्मूले के थ्रू आप कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे वाई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं y इक्वल टू 2 क्रॉस क्यू एवरेज। क्यू एवरेज का मतलब यहाँ पे एवरेज चार्ज है तो वो उसके थ्रू, या फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आई जेड, इससे आप कर सकते हैं। यहाँ आई जेड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है, क्यू यहाँ पे चार्ज है। तो आप किसी पार्टिकल्स के लिए हाइपरचार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, एक एग्जांपल मैं लूँ, प्रोटॉन जो होती है पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए अगर y की वैल्यू देखें तो प्रोटॉन हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। 2 गुना एवरेज चार्ज से पहले हम इसके थ्रू कर लें तो 2 क्यू इसकी वैल्यू +1 होती है, प्लस चार्ज होती है, माइनस थर्ड कंपोनेंट आपको पता है इसकी जो वैल्यू होती है वो प्लस का 1/2। तो इस फार्मूले में अगर रखें तो आपको मिलेगा 2 क्रॉस 1/2, 2 से 2 अगर कैंसल आउट करें तो हाइपर चार्ज आपको मिलेगी यहाँ पे क्या, +1। तो प्रोटॉन का हाइपर चार्ज कितना होगा, +1। इसी तरह दूसरे का भी देख सकते हैं, जैसे पायोन का कोई भी देख लें, पाई प्लस का जैसे देख लें तो पाई प्लस के लिए हाइपर चार्ज निकालें तो 2 क्रॉस क्यू की वैल्यू आपको पता है,
क्यू यहाँ पे क्या होती है चार्ज, तो यहाँ पे +1 चार्ज होती है। थर्ड कंपोनेंट आपको पता है कि जो यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट होती है पायोन का पाई प्लस, तो वो भी क्या होती है यहाँ पे देख लें इसकी वैल्यू। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोइस जो पायोन की जो वैल्यू वो होती है +1, तो यहाँ पे ये रखें। तो क्योंकि वैल्यू यहाँ पे जो तो ये यहाँ पे वैल्यूज़, तो यहाँ पे y की जो वैल्यूज़ होंगी वो हो जाएंगे 0। तो इस तरह से ये आपके y कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता चल गया। और कुछ एग्जांपल अगर देखें तो जैसे अगर हम बात करें सिग्मा की, तो सिग्मा पार्टिकल्स 3 होते हैं, तो तीनों का एवरेज चार्ज अगर निकालें, सिग्मा प्लस पे होती है, सिग्मा माइनस पे और सिग्मा 0 पे। एवरेज चार्ज अगर देखें तो एवरेज चार्ज जो होगा क्यू एवरेज वो क्या होगी +1, फिर होगा -1 +0 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से आपको मिलेगा एवरेज चार्ज कितना 0। तो हाइपर चार्ज जो होगी सिग्मास के लिए वो कितना होगा, वो होगा 0। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तरीका है। वैसे जेलमेल ने एक फार्मूला उन्होंने डिराइव किया था। उस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या कि जो चार्ज होंगी वो किसी पार्टिकल्स की वो बता सकते हैं, साथ में कि जो इंटरेक्शन हो रही है उस इंटरेक्शन को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जेलमेल निसिजा जो निसिज्मा फार्मूला होती है उसके अकॉर्डिंग वो फार्मूला क्या कहलाती है, Q = IJ + 1/2 y, या फिर y की वैल्यू चूँकि b+s होती है तो IJ + 1/2 b+s ये होती है। तो इसे आप Q कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ये वैसा ही है जैसे हमने जेलमेन ओकुबो फार्मूला से Q कैलकुलेट किया हुआ था। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो जेलमेल निसिज्मा फार्मूला जो है ये इंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, गेट सेट नेट के एग्ज़ाम्स में, साथ में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे प्री PhD जो एग्ज़ाम्स होते हैं या बाग जैसे एग्ज़ाम वहाँ पे भी पूछा जाता है। और जो MSc के जो एग्ज़ाम्स होते हैं डिग्री पर्पस से जो एग्ज़ाम हम देंगे तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और ये फार्मूला क्या होते हैं। तो ये 4 बेसिक जो क्वांटिटीज़ होंगी Q, B, S, I, J, इसी के थ्रू हम किसी जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि उसका इंटरेक्शन जो होगा वो कैसे होगा। तो आइए देखते हैं कुछ और टेबल्स सभी पार्टिकल्स के लिए कि इसकी वैल्यूज़ क्या होती है। तो पायांस देखें, पायांस के लिए सभी यहाँ पे जो 4 निसिज्मा के अकॉर्डिंग जो 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है वो देख रहे हैं। स्ट्रेंजनेस सबका मैंने बताया हुआ है कि कुछ स्ट्रेंज पार्टिकल होते हैं जैसे केऑन्स, यहाँ पे K+ K0 के लिए +1 है, उसके एंटी पार्टिकल्स के लिए -1। मैंने बताया था एंटी पार्टिकल्स के लिए स्ट्रेंजनेस चेंज होती है, तो यहाँ पे ये दिख रही है। वैसी लेमडा पार्टिकल -1 होती है सिग्मा के लिए भी, यहाँ पे ये दिख रही हैं। वैसी झाई कैस्केड के लिए यहाँ पे ये -2 होती है, ओमेगा के लिए -3 ये स्ट्रेंजनेस। बेरियन नंबर बेरियन के लिए जो होगी 1 होगी, या नॉन बेरियानिक के लिए जो होगी वो 0 होंगी। वैसी आइसोस्पिन हमने कैलकुलेट किया और निकाला भी सभी के लिए आइसोस्पिन। तो आइसोस्पिन जो होती है केऑन्स के लिए 1/2 होंगी सभी केऑन्स के लिए, पायोन्स के लिए 1 होंगी सभी पायोन्स के लिए, ईटा के लिए 0 होंगी, न्यूक्लियॉन्स के लिए 1/2, सिग्मा के लिए +1 और कैस्केड के लिए हाफ होगी। तो ये याद रखिएगा, आगे इंटरेक्शन में ये बहुत काम आएंगे। साथ में क्वार्क मॉडल्स में भी इसका यूज होगा, सिमेट्री थ्योरी पे भी देखेंगे कि इनका क्या यूज है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन IJ जो होंगी वो I पे डिपेंड करती है, तो अलग अलग पार्टिकल्स के लिए 1 by 1 हमने निकाला हुआ था सभी के लिए। वैसी चार्ज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं निसिज्मा फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो ये था
जेलमेल सिग्मा स्कीम के थ्रू जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ थी जिसके थ्रू हम इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आइए और कुछ कंजर्वेशन लॉ देखते हैं। तो ये कंजर्वेशन लॉ, इसके पहले कि हाइपरचार्ज कंजर्वेशन आप कैसे कैलकुलेट करें, तो हाइपरचार्ज कंजर्वेशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो मैंने सभी के लिए हाइपरचार्ज जैसे अभी बताया, तो आप देख सकते हैं क्या होंगी, कैसे होंगी। जैसे प्रोटॉन के लिए मैंने हाइपरचार्ज आपको बताया हुआ है कि इसकी जो वैल्यू होती है ये +1 होती है। वैसी हाइपरचार्ज जो होंगी प्रोटॉन के लिए ये भी +1 होगा। इसके लिए भी अगर देखें तो ये +1 होगा। ये लैम्डा पार्टिकल्स होती है तो इसके लिए 0 होती है। इसमें अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है ये +1 होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टोटल जो हाइपरचार्ज है वो कंजर्व है कि नहीं। तो टोटल जो होगी बिफोर प्रोसेस आफ्टर प्रोसेस जो डेल वाई में चेंजेस होगी वो आपका दिख रहा होगा 1 + 1 -1 -1। तो ये अगर ऐसा करें आफ्टर प्रोसेस बिफोर प्रोसेस तो इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ पे जो होगी जो हाइपरचार्ज है वो कंजर्व हो रही है। तो आप ऐसा कर सकते हैं और दूसरे जो कंजर्वेशन लॉ है उसको भी आप इस रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं। तो ये था एग्जांपल्स। आगे कुछ और कंजर्वेशन लॉ देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी है आपके लिए, तो आप ये कर लीजिएगा। चार्ज कंजुगेशन लॉ देखते हैं। चार्ज कंजुगेशन का मतलब होगा सिर्फ जो आपके जो चार्ज होंगी उसकी साइन चेंज होंगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली, जिसको हम लोग चार्ज कंजुगेशन लॉ के नाम से जानते हैं। दी ऑपरेशन ऑफ बोथ द स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इज इनवेरिएंट टू चार्ज कंजुगेशन। तो चार्ज कंजुगेशन ऑपरेशन के थ्रू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो होगी ये वहाँ पे कंजर्व होगी, दैट मीन्स इनवेरिएंट रहेंगे उसके थ्रू। और जो वीक इंटरेक्शन होगी वहाँ पे चार्ज जो कंजुगेशन जो होगी वो कंजर्व नहीं होती है। हम बेसिकली चार्ज कंजुगेशन लॉ जो है अप्लाई करेंगे उसके थ्रू बता सकते हैं कि हमारी जो फंडामेंटल्स जो क्वांटम नंबर्स हैं उसमें चेंजेस होंगी कि नहीं। जैसे बेरियन कंजर्वेशन, हाइपरचार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, ये तो जब हम चार्ज कंजुगेशन ऑपरेट करें तो इसकी जो वैल्यूज होंगी वो चेंज हो सकती है। तो देखते हैं कैसे। तो चार्ज कंजुगेशन इज मल्टीप्लिसिटिव क्वांटिटी। यहाँ पे याद रखेगा कि जो चार्ज कंजुगेट जो होती है वो मल्टीप्लिसिटिव क्वांटिटी होती है। दैट मीन्स कि जब हम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो चार्ज कंजुगेशन होगा उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, न कि ऐड करेंगे। इसके पहले हम देख रहे थे बाकी कंजर्वेशन लॉ पे हम एडिटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे। तो चार्ज कंजुगेशन में सिर्फ क्या होगी, चेंज द साइन ऑफ द चार्ज। तो आइए एक एग्जांपल देखें। जैसे यहाँ पे कुछ रिएक्शन है, जैसे पाई माइनस जो है वो म्यूऑन माइनस और म्यूऑन न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो रही है। एंटी पार्टिकल ऑफ म्यूऑन न्यूट्रिनो है यहाँ पे। तो देखेंगे, याद रखिएगा कि जब हम चार्ज कंजुगेशन में साइन चेंज करते हैं तो साइन ही चेंज नहीं होती बल्कि उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। दैट मीन्स कि वो पार्टिकल चेंज हो जाएंगी। कैसे कि पाई माइनस यहाँ पे अगर देखें, जब हम यहाँ पे ऑपरेट करें चार्ज कंजुगेशन तो पाई माइनस जो होगी वो पाई प्लस में कन्वर्ट होंगी। साथ में म्यू माइनस जो होगी वो किस में, म्यू प्लस में। और एंटी न्यूट्रिनो जो होंगी वो न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे चार्ज कंजुगेशन जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया गया है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पूरी चेंज हो गई। पायान माइनस जो है वो पायान प्लस पे, म्यूऑन माइनस म्यूऑन प्लस पे, दैट मीन डीके मोड पूरी यहाँ पे चेंज हो गई। तो ये था आपका कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजुगेशन। अब देखते हैं पैरिटी कंजर्वेशन। पैरिटी कंजर्वेशन लॉ ये भी वैसे ही होगा जैसे चार्ज कंजर्वेशन लॉ होगा, लेकिन यहाँ पे किसी ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पर जो
पैरिटी होगी वो चेंज होगी। वो जो ऑपरेशन होगा वो होगा स्पेस इन्वर्जन, जिसको हम कहते हैं स्पेस के रेस्पेक्ट में, दैट मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में, कि हमारी जो कोऑर्डिनेट्स होंगी उसके रेस्पेक्ट में पैरिटी जो होगी वो चेंज होंगी। तो कैसे यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसके पहले की जो पैरिटी होगी वो या तो इवन होगी या तो ऑड पैरिटी होंगी। वैसे मैंने आपको बताया था जितने भी बेरियोनिक पार्टिकल्स होती हैं वो इवन पैरिटी रखते हैं, और जो मेसोनिक पार्टिकल है वो ऑड पैरिटी रखेंगे। यहाँ पे +1 का मतलब इवन पैरिटी होगी, -1 का जो मतलब होगा वो ऑड पैरिटी होगी। तो देखेंगे कैसे पैरिटी कंजर्वेशन ला अप्लाई करते हैं। उसके पहले कि स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इज कंजर्व बट इट इज़ नॉट कंजर्व इन वीक इंटरेक्शन। तो पैरिटी इज ऑलवेज कंजर्व इन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बट इट इज़ नॉट कंजर्व इन वीक इंटरेक्शन, ये याद रखिएगा। आगे कंजर्वेशन ला पे काफ़ी इसका यूज होगा। साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि कोई जो रिएक्शन है कौन से कंजर्वेशन लॉ के थ्रू वो हो रही है और किसके थ्रू नहीं हो रही है, ये जानने में हमको आसानी होगी। यहाँ पे जो पैरिटी होती है वो भी एक मल्टीप्लिसिटी क्वांटिटीज़ होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे कि जो पैरिटी कंजर्वेशन लॉ एप्लीकेबल होता है, मैंने बताया था चेंज इन पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में। इसको जस्ट मिरर इमेज भी हम कहते हैं, जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि कोई चार्ज है उसकी पैरिटी चेंज हो रही है कि नहीं। आप जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो पार्टिकल्स है उसका जो स्पिनिंग है वो बिल्कुल मिरर इमेज पे क्या हो रही है उससे जस्ट अपोजिट। दैट मीन्स कि स्पेस के रिस्पेक्ट में पोजीशन की चेंज होने से यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं कि पैरिटी कंजर्व होंगी कि नहीं। तो मैंने जैसे अभी बताया कि जितने भी आपके पास पार्टिकल्स होंगे, कौन सी पार्टिकल्स, आपके बेरियोनिक पार्टिकल्स या फर्मियोनिक पार्टिकल वो इवन पैरिटी रखेंगे, और आपके पास जो मेसॉन है वो ऑड पैरिटी रखेंगे। तो ऑड और इवन को मैंने बताया कि इवन को +1 लिखेंगे और ऑड को -1। जैसे ये चूँकि आपका क्या है, आपका फर्मियोन है तो इसके लिए होगा +1, पैरिटी π0 के लिए होगी -1 क्योंकि ये मेसॉन है। प्रोटॉन ये फर्मियोन है, इसके लिए होगा +1, इसके लिए जो होगी ये होगी -1। ओवरऑल चेंज इन पैरिटी अगर देखें डेल P से डिनोट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होंगी वो 0। दैट मीन्स यहाँ पे पैरिटी कंजर्व होगी। तो आप बता सकते हैं कि पैरिटी के थ्रू कौन सा इंटरेक्शन होगा। चूँकि वीक इंटरेक्शन में पैरिटी कंजर्व नहीं होती तो ये स्ट्रॉन्ग या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू ये इंटरेक्शन पॉसिबल होगा। आइए देखते हैं कुछ और कंजर्वेशन लॉ। तो चार्ज पैरिटी कंजर्वेशन लॉ, चार्ज पैरिटी कंजर्वेशन क्या होती है, ये कंबाइन ऑपरेशन होती है चार्ज कंजुगेशन का और पैरिटी कंजर्वेशन लॉ का, इसलिए इसको हम लोग कंबाइन इन्वर्जन ऑपरेशन भी कहते हैं। तो ये कैसे एप्लीकेबल होगा ये देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि चार्ज का कंजर्वेशन का मतलब चार्ज जो होंगी उसकी साइन चेंज होंगी, साइन ही नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। वैसे ही पैरिटी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो स्पेस के रेस्पेक्ट में जो आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगी, चेंज होंगी। तो कैसे, आइए देखते हैं एक एग्जांपल्स पे। जैसे ये मेरे पास एक डीके मोड्स है π+ का, जो कि म्यूऑन प्लस जो कि लेफ़्ट साइड पे है, लेफ़्ट और राइट यहाँ पे मैंने बस डिनोट किया हुआ है पहचानने के लिए कि कैसे पैरिटी ऑपरेशन परफॉर्म होंगी और चार्ज ऑपरेशन परफॉर्म होंगी। साथ में चार्ज पैरिटी जो इन्वर्जन होगा वो हम कैसे देखें। यहाँ पे एक न्यूट्रिनो है, म्यूऑन न्यूट्रिनो, ये पार्टिकल्स है। तो इसका डीके मोड्स देखें जैसे, तो चार्ज कंजर्वेशन इन्वर्जन देखें तो चार्ज कंजुगेट अगर देखें, चार्ज मैंने बताया था चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे π+ जो था वो π- में कन्वर्ट हो गई, μ+ था वो μ- पे, जो पार्टिकल्स था वो किस में कन्वर्ट हो गई, एंटी पार्टिकल्स में। चूँकि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता तो इस जो चार्ज इन्वर्जन के थ्रू ये जो
हमारा जो रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम पैरिटी इन्वर्जन देखें तो क्या होगी, पैरिटी इन्वर्जन अगर हम इसमें देखें तो मैंने बताया कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगी उसकी पैरिटी चेंज होंगी, पैरिटी चेंज होने से उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। तो कैसे कि ये लेफ्ट साइड पे था तो वो हो गई राइट रोटेशन पे हो गई, और पाई माइनस था वो पाई प्लस पे, और म्यूऑन माइनस का था वो प्लस पे चेंज हो गई, और न्यूट्रिनो जो थी लेफ्ट साइड की जो न्यूट्रिनो थी वो राइट पे चेंज हो गई। तो लेफ्ट हैंडेड था वो राइट हैंडेड हो गई, ये म्यूऑन न्यूट्रिनो। तो ये भी इम्पॉसिबल है। अब अगर कंबाइन ऑपरेशन परफॉर्म करें चार्ज पैरिटी कंजुगेशन तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ से देखने से हमको पता चलता है कि पायन जो होगी सीपी इन्वर्जन से पाई माइनस पे पाई प्लस का, म्यूऑन जो होगी ये चेंज होंगी म्यूऑन प्लस का माइनस पे, और ये न्यूट्रिनो वही। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज चेंज हो गई। चूँकि इसका चार्ज इसलिए चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिनो चार्जलेस पार्टिकल होती है, न्यूट्रल पार्टिकल, इसलिए ये चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ प्लस जो है वो माइनस पे, और प्लस जो म्यूऑन है वो माइनस पे ये चेंज हुई। चूँकि यहाँ पे राइट साइड ही है, राइट साइड इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे कंबाइन इन्वर्जन जो सीपी इन्वर्जन है वो अप्लाई किया है, जिसके कारण ये प्रॉपर्टी राइज हुई है। अगर ऐसे में समझ में ना आए तो आप एक यहाँ पे डायग्राम है उसके थ्रू समझ सकते हैं। जैसे क्या कि यहाँ पे इसका रोटेशन देख लीजिएगा, इस डायरेक्शन पे है। जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं पैरिटी ऑपरेशन तो देखें तो इसका डायरेक्शन जो होती है ये चेंज हो जाती है। फिर जब हम सीपी अप्लाई करते हैं तो यहाँ देखें कि इसका जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होने के साथ साथ इसका जो इमेज है वो भी क्या होती है, वो चेंज हो जा रही है। तो ये था कंबाइन इन्वर्जन ऑपरेशन, और कंबाइन इन्वर्जन ऑपरेशन का एक एग्जांपल देख रहे थे कि कैसे कोई जो रिएक्शन है उसमें हम सीपी इन्वर्जन अप्लाई कर सकते हैं। टाइम रिवर्सल कंजर्वेशन लॉ, अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ में ये और देख रहे हैं टाइम रिवर्सल ऑपरेटर इसमें क्या होगी, जस्ट जो टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी वो चेंज हो जाएंगी, जिसको हम लोग टाइम रिवर्सल कंजर्वेशन लॉ कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूँ क्या कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि वेलोसिटी जैसे v जो होती है वो x/t होती है। ये अगर हम देखें तो टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो t की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, यहाँ पे -t से रिप्लेस करेंगे। तो t को जब हम -t से रिप्लेस करें तो जो वेलोसिटी होती है वो बेसिकली क्या हो जाती है, -v हो जाती है। दैट मीन्स वेलोसिटी अब वो वेरी करने लगती है, वेरिएंट होता है, वो इनवेरिएंट नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पे टाइम रिवर्सल कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं हो रही है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं। तो वैसे ही ये तो टाइम के रेस्पेक्ट में था। अगर हम स्पेस के रेस्पेक्ट में अगर करते इसी वेलोसिटी को पैरिटी के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो वहाँ अगर x की जगह -x रखें और देखें तो इससे भी वेलोसिटी क्या होती है, ये -v होती है। इसका मतलब ये स्पेस के रेस्पेक्ट में, जो कि हम कहाँ पे देख रहे थे, हम देख रहे थे पैरिटी पे। तो यहाँ पे पैरिटी कंजर्व नहीं रहेगी। तो ये एग्जांपल था पैरिटी ऑफ टाइम रिवर्सल का। तो अंडर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स इनवेरिएंट बट मोमेंटम मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएंट। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया, उसके थ्रू आप एक्सेलरेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कर सकते हैं। तो ये जो होगी टाइम के रेस्पेक्ट में इनवेरिएंट रहती है। वैसी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये वेरी करने लगता है। गेट्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे अक्सर आता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अंडर टाइम इन्वर्जन वो कंजर्व रहेगी कि नहीं रहेगी, या अंडर पैरिटी इन्वर्जन वो कंजर्व रहेगी कि नहीं। तो आप आसानी से ये बता सकते हैं। तो ये टाइम रिवर्सल कंजर्वेशन लॉ था। ये भी एक मल्टीप्लिसिटिव क्वांटिटीज़ होती है।
तो आइए अब देखते हैं कंबाइन इन्वर्जन ऑफ चार्ज, पैरिटी, टाइम रिवर्सल, कंजर्वेशन लॉ। तो जब हम तीनों जो इन्वर्जन है, इन्वर्जन का मतलब कि हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, चाहे वो चेंज इन पोजीशन हो, चेंज इन चार्ज हो, चेंज इन टाइम हो, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर देखें तो सबको एक साथ अगर हम कंबाइन फॉर्म में ऑपरेशन परफॉर्म करें तो कोई जो रिएक्शन होंगी वो रिएक्शन हमेशा कंजर्व रहेगी, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन हो या चाहे वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू हो रही हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या स्ट्रॉन्ग जैसा भी हो, तीनों फंडामेंटल इंटरेक्शन में ये कंबाइन ऑपरेशन से वो जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी या जो रिएक्शन होंगी वो कंजर्व होंगे। तो ऑल द इंटरेक्शन आर इनवेरिएंट अंडर द कंबाइन स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन ऑपरेशन, दैट मीन्स CPT ऑपरेशन। तो ये था अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ, सभी मैंने आपको 1 बाय 1 बताया, और ये अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ के थ्रू ही हम बता पाएंगे कि जो फंडामेंटल इंटरेक्शन जो कोई रिएक्शन हो रही है तो कौन से इंटरेक्शन के थ्रू ये होगी। अदरवाइज हम जो बेसिक कंजर्वेशन लॉ है उस लॉ के थ्रू हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि जो रिएक्शन है, जो पार्टिकल का डीके है, वो कौन से फंडामेंटल इंटरेक्शन के थ्रू हो रही थी। तो ये एक सीक्वेंस है कि कैसे पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे और कैसे इंटरेक्शन देखे और उसका क्या इम्पोर्टेंस था वो आपको कंजर्वेशन लॉ पे पता चल गई होंगी 1 बाय 1 कि कैसे हम कंजर्वेशन लॉ के थ्रू देख रहे थे कि कोई इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग या वीक इंटरेक्शन के थ्रू होगी कि नहीं। तो इसको कंबाइन फॉर्म में एक टेबल पे देख लेंगे कि क्या होंगी। तो एक बेसिक जो याद रखने वाली बात है वो क्या, द क्वांटम नंबर सच एज एंगुलर मोमेंटम, आइसोस्पिन, स्ट्रेंजनेस, बेरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, इलेक्ट्रिक चार्ज आर कॉल्ड एडिटिव क्वांटिटीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। एंड अदर हैंड्स क्वांटम नंबर सच एज पैरिटी, इन्वेरेंस अंडर चार्ज कंजुगेशन, इन्वेरेंस अंडर टाइम रिवर्सल आर कॉल्ड मल्टीप्लिसिटिव क्वांटिटी। दैट मीन्स जिसमें हम इन्वर्जन कर रहे हैं, जिसमें हम किसी साइन के थ्रू हम चाहे वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, चार्ज के रेस्पेक्ट में हम चेंज कर रहे थे, वो सभी मल्टीप्लिसिटिव क्वांटिटीज़ होंगी। तो ये याद रखिएगा कंजर्वेशन लॉ पे, न्यूक्लियर रिएक्शन पे जब हम एक कंजर्वेशन लॉ देखेंगे तो वो काफ़ी यूजफुल होंगी। तो ये एक टेबल के थ्रू देख लें कि सभी जो क्वांटम नंबर्स होंगी वो क्या क्या होंगी। अब उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने बताया था y b + s से आप कर सकते हैं। एस सबका पता है, बी भी हमको पता है, थर्ड कंपोनेंट भी पता है, आइसोस्पिन भी पता है, चार्ज भी पता है, लेप्टॉन्स नंबर पता है, और यहाँ पे ये पैरिटी जो होती है ये पता है, इवन और ऑड पैरिटीज। लेप्टॉन्स नंबर सबको मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल अगर होंगी तो सभी के लिए लेप्टॉन नंबर जो होंगी वो 0 होंगी, और सॉरी कि जो लेप्टॉन होंगे, लेप्टॉन पार्टिकल्स के लिए वो 1 होंगी, अदरवाइज सभी के लिए 0। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कैसे, तो सभी चूँकि यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है इसलिए इसकी वैल्यू 0 हैं। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे ये टेबल याद रखिएगा कैसे हम कंजर्वेशन लॉ को हम इन जो टेबल्स के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे 1 बाय 1। तो उसके पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो इंटरेक्शन था उस इंटरेक्शन में कौन सी जो क्वांटम नंबर्स होती है, कौन सी जो क्वांटिटी है वो कंजर्व होती है और कौन सी कंजर्व नहीं होती है, और कैसे हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो ये बेसिक जो कंजर्वेशन लॉ था जो हम देख रहे थे, उन सभी कंजर्वेशन लॉ पे कुछ बेसिक कंजर्वेशन लॉ था और कुछ अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। तो कुछ कंजर्वेशन लॉ जो होंगी वो सभी इंटरेक्शन जो होंगी उसमें फॉलो होगा। जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में देखिए तो जितने भी हमने पढ़ा, चाहे मोमेंटम कंजर्वेशन हो, एनर्जी कंजर्वेशन, स्पिन, बेरियन, लेप्टॉन नंबर, चार्ज, स्ट्रेंजनेस, हाइपर चार्ज, आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, पैरिटी, चार्ज कंजुगेशन, टाइम रिवर्सल,
कंबाइन चार्ज पैरिटी ऑपरेशन या चार्ज पैरिटी टाइम रिवर्सल अगर ये देखें तो सभी जो होंगी वो कंजर्व होंगी किसमें, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में। तो अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो सभी कंजर्व है सभी क्वांटिटी, तो हमको पता चल जाएगा कि वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में अगर देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में देखें तो यहाँ पे जो आइसोस्पिन है ये कंजर्व नहीं है, बाकी जितने भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कंजर्व है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन हो रही है कि नहीं, तो आप स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में अगर डिस्टिंग्विश करना चाहें तो आप आइसोस्पिन को देख लीजिए कि वो कंजर्व है कि नहीं। अगर कंजर्व नहीं है तो हमको पता चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू में भी हो सकती है, या फिर अगर वो कंजर्व है तो हम बता सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू हो रही है। तो कुछ रिएक्शन हम देखे भी थे। वैसे वीक इंटरेक्शन में देखें तो बेसिक जो कंजर्वेशन लॉ है ये फॉलो होती है, लेकिन जितने भी आपके अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ होती हैं वो एक भी फॉलो नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग बता सकते हैं कि वीक इंटरेक्शन के थ्रू कोई रिएक्शन हो रही है कि नहीं। आप कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन लॉ कैसे अप्लाई करना मैंने बताया था, देख लीजिए कि 1 by 1 कि वो कंजर्व है कि नहीं। अगर वो कंजर्व नहीं है तो वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू होंगी। लेकिन एक ऐसी कंजर्वेशन लॉ जो चार्ज पैरिटी टाइम रिवर्सल, जो कि अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ पे देखे, जो कि सभी जो इंटरेक्शन होती है उसमें कंजर्व होती है। तो ये था इंटरेक्शन के बेसिस पे कि कंजर्वेशन लॉ जो है कौन कौन से इंटरेक्शन पे ये कंजर्व होंगी और कौन से कंजर्व नहीं होंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर आपको बताना है कि कोई इंटरेक्शन जो है वो कौन से इंटरेक्शन के थ्रू हो रही है, तो आप एक याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन पे जो आइसोस्पिन होती है वो कंजर्व नहीं होती है। एक और होती है वो क्या, वीक इंटरेक्शन, इसमें कंजर्व नहीं होती है। तो आप आइसोस्पिन चेक कर लीजिए। आइसोस्पिन अगर कंजर्व है तो पता चल जाएगा कि वो स्ट्रॉन्ग के थ्रू हो रही है। अगर कंजर्व नहीं हो रही है तो आपके पास दो केसेस होंगे, या तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी या तो वीक इंटरेक्शन के थ्रू होगी। तो अब इसमें आपको डिस्टिंग्विश अगर आपको करनी है तो आप कोई और जो क्वांटिटीज़ है जो कि वीक इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं होती वो चेक कर लीजिए। उसमें से हो सकता है कि आप थर्ड कंपोनेंट ही चेक कर लिए, या पैरिटी चेक कर लिए, या फिर आप स्ट्रेंजनेस चेक कर सकते हैं, या हाइपरचार्ज कोई एक क्वांटिटी। तो इसको चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि जो इंटरेक्शन है वो वीक के थ्रू हो रही है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू। अगर आइसोस्पिन कंजर्व है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वीक ये तो नहीं होंगी लेकिन स्ट्रॉन्ग होंगी। अगर कंजर्व नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक होंगे। तो दोनों में फिर से डिस्टिंग्विश करनी है। तो थर्ड कंपोनेंट देखेंगे, थर्ड कंपोनेंट आप कंजर्व नहीं है तो वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू होंगी, ये आप बता सकते हैं। तो ये था कंजर्वेशन लॉ, और उसके थ्रू देख रहे थे कि कैसे हम जो फंडामेंटल इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन में एलिमेंट्री पार्टिकल्स के जो रिएक्शन है, डीके मोड्स हैं, उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन से क्वांटम नंबर्स के कंजर्वेशन से ये रिएक्शन पॉसिबल हो रही है और वो कौन से इंटरेक्शन के थ्रू हो रही है, ये आप बता सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स आप कर लीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू होगी। तो अभी जैसे मैंने बताया, आप आइसोस्पिन यहाँ से चेक कर लीजिएगा। आइसोस्पिन यहाँ पे कंजर्व नहीं होंगी। तो जैसे आप आइसोस्पिन कंजर्व नहीं होंगी मतलब कि ये गामा पार्टिकल से जीरो होती है आइसोस्पिन। यहाँ पे पाइऑन, ये आइसोस्पिन अगर हम इसकी देखें तो इसकी आइसोस्पिन 1 होती है, तो ये कंजर्व नहीं हो रही है। इसका मतलब आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरेक्शन है इसके थ्रू ये होंगी। और बाकी जो कंजर्वेशन लॉ है आप उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये एक और इंटरेक्शन है, तो इसमें भी आप चेक कर लीजिएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू ये अलाउड होगा
तो कैसे, जैसे अभी मैंने बताया, आप सीधे ही टेबल जैसे देख लीजिएगा, उस टेबल में से आइसोस्पिन चेक कर लीजिए, आइसोस्पिन इसमें कंजर्व नहीं होंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे। वैसे ही आप थर्ड कंपोनेंट के थ्रू भी बता सकते हैं कि थर्ड कंपोनेंट चेक करके देख लीजिए कि ये कंजर्व है कि नहीं है। तो ये था आपका। वैसे ही आप वीक इंट्रैक्शन के थ्रू ये होगी, वैसे ही ये फॉरबिडन थ्रू डेल आई जेड ये हम देख भी रहे थे, थर्ड कंपोनेंट यहाँ पे कंजर्व नहीं होंगी। तो 1 बाय 1 ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये प्रॉब्लम्स मैंने बताया भी है, तो ये कर सकते हैं, और कैसे होंगी तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी का एक बेरियन नंबर यहाँ कंजर्व नहीं होगी, देख लीजिएगा। यहाँ पैरिटी कंजर्व नहीं है तो पैरिटी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन यहाँ पे नहीं है तो ये चेक कर सकते हैं। तो बाकी 1 बाय 1 सभी को। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी आपके करने के लिए, तो ये कर लीजिएगा। आगे हम देखेंगे सिमेट्रीज ला क्या होंगी कैसे। इसके लिए मैंने DC दयाल की किताबें यूज किया हुआ है, और कुछ जो पिक थी वो मैंने गूगल सर्च इंजन से लिया हुआ है। इसके सिवा आप बहुत सारी जो किताबें होंगी वो यूज कर सकते हैं, जैसे पार्टिकल फिजिक्स के लिए आपकी DJ ग्रिफिथ्स की बुक का आप यूज कर सकते हैं। DC दयाल के साथ साथ RP जो एक निगम एंड रॉय की जो किताब है आप वो भी यूज कर सकते हैं, और SN घोषाल की न्यूक्लियर फिजिक्स वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो बाकी बहुत सारी किताबें हैं, आप हैलिडे की जो किताब है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे रेफरेंस बुक है इसको पढ़ने के लिए। आप देख लीजिए कि आपको जो किताबें आपकी अवेलेबल हो और जो सुविधाएं हो उसके हिसाब से आप वो किताबें यूज कीजिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगा सिमेट्री प्रॉपर्टी, वो भी इन्हीं से कंजर्वेशन लॉ से रिलेटेड होगी कि कैसे कंजर्वेशन लॉ जो है वो सिमेट्री रखती है। दैट मीन्स हमारी कंजर्वेशन लॉ के थ्रू जो इनवेरिएंट जो क्वांटिटी होती है वो और कोई सब एलिमेंट्स जो होंगी उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करती हैं, दैट मीन्स जो क्वार्क स्ट्रक्चर होंगी वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट जो होगी वो सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो आज के लिए बस इतना ही।